भाई साहब, आप लोगों ने पार्ट 1 पर इतने ज्यादा कमेंट्स कर दिए कि मुझे तुरंत पार्ट 2 लेकर आना ही पड़ेगा। तो भाई आपकी भारी डिमांड पर हाजिर है पार्ट 2। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना, वो पहले जाकर पार्ट 1 देख लो, वरना आगे का ये मजेदार खेल समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दी हुई है, वहां से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम गंवाए सीधे चलते हैं कहानी पर। मैं मन ही मन सोचने लगा, साला मैंने इसके घर का ताला तोड़ा, 1,000 से ज्यादा रुपए चुराए, और ये लड़की मुझ पर केस करने के बजाय मुझे बचा रही है। तभी पुलिस अफसर ने गला खंगारते हुए माहौल को गंभीर बनाने की कोशिश की। देखो हे चांग, तुम्हारा कदम गैर कानूनी था। तुमने जबरन किसी के घर में घुसने और चोरी करने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे मामले के हालात थोड़े अजीब हैं। तुम पहली बार पकड़े गए हो, अपनी गलती मान रहे हो, चोरी की रकम भी इतनी नहीं है कि सीधे जेल भेजा जाए, और सबसे बड़ी बात, खुद पीड़ित महिला ने तुम्हें पूरी तरह माफ कर दिया है। इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया है कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं करेंगे। क्रिमिनल केस नहीं होगा, यानी मैं बच गया। भाई, इस अचानक मिली खुशी ने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया था, लेकिन तभी अफसर की आवाज फिर गूंजी, लेकिन सुनो, कानून कोई मजाक नहीं है। किसी के घर में घुसना अपने आप में एक अपराध है। इसलिए तुम्हारी इस अजीब हरकत को देखते हुए हम तुम्हें 15 दिनों की जीएन जूलियो अदालती हिरासत यानी लॉकअप की सजा सुनाते हैं, जहां तुम्हें कानून का पाठ सिखाया जाएगा। उम्मीद है तुम सुधरोगे और आगे से थंग तंग जंग जंग ईमानदारी की जिंदगी जियोगे। भाई, जहां लंबी जेल हो सकती थी वहां सिर्फ 15 दिन। ये तो मेरे लिए आसमान से सीधे मलाई गिरने जैसा था। मैंने तुरंत सिर हिलाया। सर, मुझे मंजूर है, मैं कसम खाता हूं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे सीने से जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया था। पेपर वर्क खत्म होने के बाद जब गार्ड मुझे लॉकअप की तरफ ले जा रहा था, मैं बाय निंगबिंग के पास से गुजरा। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मैंने बेहद झेंपते हुए कहा, वो मिस बाय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साला समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। चोरी करने गुस्सा, केस भी नहीं हुआ, और ऊपर से 15 दिन का फ्री का खाना पीना और रहने का इंतजाम। मेरी जैसी किस्मत शायद ही दुनिया में किसी चोर की होगी। बाय निंगबिंग ने अपना चेहरा उठाया। उसका वो शर्माना अब थोड़ा कम हो चुका था। वो बहुत धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, शुक्रिया मत कहो, सच तो ये है कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तुमने मेरे घर की जो सफाई की थी ना, मेरा घर आज तक कभी इतना साफ नहीं रहा। तभी साथ खड़े गार्ड ने जोर से खांसा और मैं जल्दी से आगे बढ़ गया, लेकिन मेरा दिमाग चकरा चुका था। भाई, ये लड़की आखिर सोच क्या रही है। देखते ही देखते 15 दिन कट गए। लॉकअप में मैंने सिर्फ कानून पढ़ा और अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। मैंने ठान लिया था कि अब ये गलत रास्ते छोड़ देने हैं। इस बार किस्मत अच्छी थी, अगली बार सीधे जेल की काल कोठरी मिलती। अपनी बूढ़ी माँ के लिए मुझे अब कोई सीधा साधा काम ढूंढना ही था। जब मैं लॉकअप के भारी दरवाजे से बाहर निकला तो धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने आजादी की एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी सड़क के कोने पर एक चमचमाती सफेद पोर्श कार बिना कोई आवाज किए मेरे ठीक बगल में आकर रुक गई। गाड़ी का शीशा धीरे धीरे नीचे उतरा और सामने बैठी थी वही बाय निंगबिंग। उसका वो खूबसूरत और हल्का सा शर्माता हुआ चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, हे चांग, तुम बाहर आ गए। मैं वहीं का वहीं जम गया। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगी। भाई, अब ये लड़की क्या चाहती है? केस तो खत्म हो चुका है, फिर ये यहाँ क्यों आई है? मैंने बहुत संभल कर पूछा। मिस बाई, कोई काम है क्या? बाय निंगबिंग ने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया जैसे वो अपनी पूरी हिम्मत जुटा रही हो। फिर वो बोली, वो तुम्हारी आजादी की खुशी में क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले चल सकती हूँ? प्लीज मना मत करना। इसे उस दिन के महासफाई अभियान का इनाम समझ लो। भाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या दुनिया में ऐसा कभी होता है? शिकार खुद शिकारी को दावत दे रहा है। एक पीड़ित इंसान उस चोर को थैंक यू कह रहा है जिसने उसके घर में डाका डाला था। मैंने कहा, मिस बाई, ये ठीक नहीं है। मैंने आपके साथ जो किया, अरे पुरानी बातों को छोड़ो ना। बाय निंगबिंग ने अचानक थोड़े ऊंचे और नखरे भरे अंदाज में मेरी बात काट दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और जिद थी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है तो बस कर दिया। अब क्या तुम मेरी इतनी सी बात भी नहीं रखोगे? पता नहीं मुझ पर क्या जादू हुआ, मेरा सिर खुद खुद हाँ में हिल गया। मैं बेहद असहज महसूस करते हुए उसकी आलीशान कार के अंदर बैठ गया। गाड़ी के अंदर एक बेहतरीन नींबू जैसी खुशबू बिखरी हुई थी जो बिल्कुल उसके घर जैसी थी। वो लग्जरी सीट इतनी आरामदायक थी कि मुझे कांटों की तरह चुभ रही थी। साला, कहां मैं अभी अभी जेल से छूटा हुआ एक मामूली चोर और कहां ये महंगी गाड़ी और ये हसीन लड़की। कोई मेल ही नहीं था। बाय निंगबिंग भी थोड़ी नर्वस लग रही थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन वनम गाड़ी चलाते वक्त वो बार बार तिरछी नजरों से मुझे देख रही थी। आखिरकार गाड़ी एक बेहद आलीशान और महंगे रेस्टोरेंट के सामने रुकी। अंदर एक प्राइवेट केबिन में सिर्फ हम दोनों थे। टेबल पर एक से बढ़कर एक लाजवाब पकवान सजे थे, लेकिन मेरे हलक से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, मिस बाई, आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? यहाँ तक कि मुझे डिनर पर भी ले आई। आखिर में एक चोर शब्द मेरे मुंह में ही अटक गया, लेकिन वो समझ गई। बाय निंगबिंग के गाल फिर से लाल हो गए। वो अपनी प्लेट में रखे चावलों को चम्मच से कुरेदते हुए धीमी आवाज में बोली, शुरुआत में तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और डर भी लगा था, लेकिन जब मैंने अपने घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो मुझे लगा कि तुम बहुत अजीब हो। बुरे तो बिल्कुल नहीं हो। उसने अपनी चमकती हुई आंखें सीधे मेरी आंखों में डाली और कहा, भला ऐसा कौन सा चोर होता है जो चोरी करने आए और पूरा दिन घर की रगड़ रगड़ कर सफाई करने में बिता दे, ऊपर से मकान मालिक के लिए नसीहत भरा नोट भी छोड़ जाए? तुम्हें पता है, जब तुम उस जिद्दी दाग को साफ करते हुए अजीब अजीब मुंह बना रहे थे और जब तुम चिढ़ते हुए मेरे अंडरगारमेंट्स को सलीके से तह करके रख रहे थे, उस वक्त तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस कितने फनी थे। मुझे इतनी हंसी आई कि क्या बताऊं। भाई, ये सुनते
सुनते ही मेरा चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया। साला इसने सीसीटीवी में वो सब देख लिया था, कितनी शर्म की बात है। मैंने हकलाते हुए कहा, वो तो मुझे सफाई करने की थोड़ी बीमारी है, इसलिए मुझे पता है ना। बाय निंगबिंग अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी, जैसे कोई कली खिली हो, इसीलिए तो तुम मुझे बहुत स्पेशल लगे। उसने मेरी प्लेट में प्यार से खाना परोसा और कहा, सच तो ये है कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। उस दिन तुमने मेरे घर को जो चमकाया ना, मुझे लगा जैसे मेरी बोरिंग जिंदगी में किसी ने रोशनी भर दी हो। तभी उसने चम्मच नीचे रखा और उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो बोली, हे क्वियांग, मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी छानबीन की थी। मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है और तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैंने। भाई छानबीन शब्द सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। मैंने चौंक कर उसे देखा। आपने मेरे बारे में पता लगवाया? अरे गलत मत समझो, उसने हड़बड़ाकर अपने नाजुक हाथ हवा में लहराए। मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम्हारी माँ के इलाज का कुछ खर्चा मैंने अपनी तरफ से हॉस्पिटल में जमा करवा दिया है, अब तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी माँ के इलाज के पैसे उसने भर दिए? भाई ये खबर मेरे लिए किसी परमाणु बम के धमाके जैसी थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ये पैसे कभी नहीं ले सकता, और वैसे भी मैं। अरे बाबा, मैंने कहा ना कि ये पैसे मैं तुम्हें उधार दे रही हूँ। बाय निंगबिंग ने मेरी बात काट दी। वो थोड़ा आगे झुकी, उसकी सांसों की वो मदहोश करने वाली खुशबू सीधे मेरे चेहरे से टकराई। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू और नशा था। वो धीमे से बोली, मैं तुम्हें ये मुफ्त में नहीं दे रही। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम इसे धीरे धीरे चुका देना। लेकिन मैं चुकाऊंगा कैसे? मेरे मुंह से अनजाने में ही निकल गया। मुझे पता था कि एक रिकॉर्ड वाले चोर को कोई अच्छी नौकरी नहीं देगा। तभी मेरी नजर उसकी उन कातिल आंखों से मिली जिनमें पानी की तरह एक चमक थी। वो अपनी सुर्ख लाल उंगलियों को होठों पर फेरते हुए एक बेहद दिलकश और नशीली आवाज में बोली, बहुत आसान है, क्या तुम मेरे घर आकर दोबारा सफाई का काम शुरू कर सकते हो? मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें हर एक सफाई का 1000 रुपए दूंगी, तो बताओ डील मंजूर है? भाई एक बार की सफाई के 1000 रुपये, ये मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा था। और जिस तरह वो मेरी तरफ देख रही थी, जितने करीब वो मेरे आ चुकी थी, साला हवा का रुख बदल चुका था। ये अब सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं रहा था। मेरा दिल सीने को चीर कर बाहर आने के लिए मचलने लगा और मेरा गला सूख गया। यहीं से खेल पलटने वाला। भाई उस लग्जरी रेस्टोरेंट के केबिन में ऐसा लगा जैसे हवा में कोई करंट दौड़ गया हो। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। मैंने थोड़ा घबराते हुए पूछा, मिस बाई, आपके इस ऑफर का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। उसने मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर वापस कदम बढ़ाए, टेबल से वाइन का ग्लास उठाया और उसे हल्के से घुमाने लगी। लेकिन भाई उसकी आंखें अब भी मुझ पर ही टिकी थीं। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जो कहा बिल्कुल साफ है। उस अजीब और नशीली दावत के बाद से मेरे और बाय निंगबिंग के बीच एक बेहद अनोखा और अजीब रिश्ता बन गया। हर 3-4 दिन में उसका एक मैसेज आता। मैसेज का अंदाज हमेशा एक जैसा और बिल्कुल हक जताने वाला होता था। हे चांग, घर फिर से बिखर गया है, जल्दी आओ सफाई करने। और भाई मैसेज के तुरंत बाद सीधे 1000 रुपए का ट्रांसफर आ जाता। मैं हर बार खुद को यही समझाता कि भाई ये तो सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए एक काम है। लेकिन हर बार जब मैं चाबी से बाय निंगबिंग के घर का दरवाजा खोलता तो भले ही घर पहली बार जितना कबाड़ खाना न लगा हो, पर बिखरा जरूर होता था। उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी उलझन होती थी। मैं सोचता, साला मैं हूं क्या, उसका पर्सनल नौकर या उसकी किसी अजीब आदत का हिस्सा? सफाई करते वक्त बाय निंगबिंग कभी घर पर होती तो कभी बाहर। जब वो घर पर होती तो सोफे पर सिमट कर बैठ जाती, गोद में लैपटॉप लेकर अपना काम करती या कोई ड्रामा देखती। लेकिन काम करते करते वो बीच बीच में नजरें उठाकर मुझे देखती रहती। भाई उसकी वो नजरें किसी सुपरवाइजर जैसी नहीं थीं, बल्कि ऐसी थीं जैसे कोई किसी आर्ट पीस को निहार रहा हो। उसकी वजह से मैं इतना असहज हो जाता कि पोछा लगाते वक्त मेरे हाथ पैर अकड़ जाते थे। एक दिन मैं किचन में जमा हुआ तेल का एक जिद्दी दाग रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था। तभी वो आई और किचन के दरवाजे के फ्रेम से टिककर खड़ी हो गई। उसने कहा, हे चांग, क्या तुम्हें सिर्फ सफाई करनी ही आती है? मुझे भूख लगी है और मैं बाहर का खाना खा खाकर पक चुकी हूँ। मैंने सिर उठाए बिना ही थोड़े रूखे अंदाज में कहा, अगर बाहर का खाना पसंद नहीं है तो खुद खाना बनाना सीख लीजिए, पर मुझे तो आता ही नहीं। उसने थोड़े नखरे और लाडे भरे अंदाज में कहा, तुम सफाई इतनी फुर्ती से करते हो तो यकीनन खाना भी अच्छा ही बनाते होगे। चलो आज अपने हाथ का हुनर दिखाओ। पता नहीं उसकी उस आवाज का असर था या खुद को साबित करने की सनक। मैंने हाथ का कपड़ा वहीं पटका, हाथ धोए और सीधे उसका फ्रिज खोल दिया। भाई फ्रिज में राशन पूरा भरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे हाल ही में शॉपिंग की गई हो। मैंने एप्रन बांधते हुए कड़क आवाज में पूछा, क्या खाना है? ये सुनते ही बाय निंगबिंग की आंखें किसी छोटी बच्ची की तरह चमक उठी। वो तुरंत मेरे पास आई और बोली, कुछ भी बना दो, जो तुम बनाओगे मैं वही खा लूंगी। उस दिन मैंने फ्रिज में रखे सामान से 3 सिंपल चीजें और एक सूप तैयार किया। खट्टा मीठा मसालेदार मटन, स्टीम की हुई फिश, लहसुन के साथ ब्रोकली और टमाटर अंडे का सूप। था तो ये घर का सादा खाना, लेकिन भाई मसालों का तालमेल और आंच का बैलेंस एकदम परफेक्ट था। जब खाना टेबल पर सजा और बाय निंगबिंग ने मटन का पहला टुकड़ा मुंह में रखा तो उसकी आंखें सुकून से बंद हो गईं और उसके मुंह से एक तारीफ की आवाज निकली, वाह ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर क्या था भाई, वो बिना किसी तमीज या नखरे के भूखों की तरह खाने पर टूट पड़ी। वो खाती जा रही थी और तारीफों के पुल बांधती जा रही थी। ये तो किसी 5 स्टार होटल के शेफ से भी लाख गुना बेहतर है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उसे इतने मजे से खाते देख मेरे दिल का सारा गुस्सा और हिचकिचाहट पल भर में गायब हो गई। यहाँ तक कि मुझे मन ही मन एक अजीब सी खुशी और गर्व महसूस होने लगा। लेकिन भाई उस दिन के बाद से तो जैसे खेल ही बदल गया। अब बाय निंगबिंग मुझे सफाई के बहाने कम और खाना बनवाने के बहाने ज्यादा बुलाने लगी। फिर एक दिन जब मैं उसके बताए हिस्से की सफाई खत्म करके किचन की तरफ बढ़ रहा था, उसने मुझे लिविंग रूम में बुलाया। वो सिल्क की एक बेहद खूबसूरत नाइटी पहने सोफे पर बड़े आराम से लेटी हुई थी। उसकी लंबी और खूबसूरत टांगे एक दूसरे के ऊपर थीं और नाइटी थोड़ी सरक जाने की वजह से उसकी गोरी त्वचा साफ नजर आ रही थी। भाई मैंने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और मेरे हलक से थूक नीचे उतरा। हे चैंग, मुझे तुमसे
तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने सोफे पर करवट बदलते हुए कहा, देखो तुम्हारी सफाई तो नंबर 1 है ही, और तुम्हारा बनाया खाना भी मेरे दिल को छू जाता है। मुझे अपने घर को संभालने के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है, तो तुम ये छोटे मोटे काम छोड़ो और मेरे यहाँ फुल टाइम जूज या बाव मुंह आह यानी घर पर रहकर काम करने वाले मैनेजर कम शेफ क्यों नहीं बन जाते। मैं एकदम सन्न रह गया। फुल टाइम आपके घर रहकर? हाँ बिल्कुल बरसियस, उसने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा। महीने की सैलरी 10,000 रुपए, रहना और खाना मेरी तरफ से फ्री, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी माँ के इलाज का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। अब बताओ, इस ऑफर को ठुकराने की कोई वजह है तुम्हारे पास? महीने के 10,000 रुपए और माँ के इलाज का पूरा खर्चा। भाई ये ऑफर सिर्फ अच्छा नहीं था, ये तो साक्षात भगवान का आशीर्वाद था जो सीधे मेरी झोली में आकर गिरा था, वो भी तब जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी और मैं करना भी नहीं चाहता था। मैंने तुरंत अपना थोड़ा बहुत सामान समेटा और बाइनिंग बिंग के घर के गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया। मेरा दर्जा अब एक पार्ट टाइम नौकर से बढ़कर एक परमानेंट होम मैनेजर का हो चुका था। काम वही था, सफाई और खाना बनाना और कभी कभी उसके छोटे मोटे बाहरी काम निपटाना। वो पैसों के मामले में बहुत दिलदार थी। उसने मुझे एडवांस में ही पहले महीने की सैलरी दे दी ताकि मैं घर के खर्चे संभाल सकूं। लेकिन भाई इस आलीशान घर में कदम रखते ही जो शुरुआत में मुझे लॉटरी लगने जैसी खुशी हुई थी, वो बहुत जल्द एक ऐसी तड़ी ढीप शेप और इम्तिहान में बदल गई जो रोज बढ़ती जा रही थी। और इस तड़ी ढीप की वजह कोई और नहीं, खुद बाई निंगबिंग थी। घर में मेरे शिफ्ट होते ही वो जैसे बिल्कुल आजाद हो गई थी, या यूं कहूं कि उसने मेरे सामने अपनी सारी झिझक छोड़ दी थी। घर में उसके कपड़े दिन ब दिन और ज्यादा बेपरवाह होते जा रहे थे। वो पतली सिल्क की स्ट्रैप वाली नाइटी तो जैसे उसका परमानेंट पहनावा बन चुकी थी। वो कपड़ा इतना झीना और पतला था कि उसके बदन के सारे उतार चढ़ाव साफ झलकते थे। पहले तो मुझे इतने करीब से देखने का मौका नहीं मिला था, पर अब एक ही छत के नीचे रहने के कारण मुझे एहसास हुआ कि साला उसका फिगर किस कदर कातिलाना था। सोफे पर जब वो अलसाए अंदाज में बैठती तो उसकी लंबी गोरी टांगे किसी का भी ईमान डगमगा दें। वो किसी खिले हुए गुलाब की तरह महकती थी, जिससे एक अजीब सी दीवानगी का एहसास होता था। और मैं नाम का मैनेजर, लेकिन असल में हर दिन अपनी नजरों और अपनी जवानी पर काबू रखने की एक बेहद मुश्किल जंग लड़ रहा था। मैं हर पल खुद को टोकता, हे क्वियांग, तू यहाँ काम करने आया है, वो तेरी मालकिन है, तेरी माँ के इलाज का पैसा उसके हाथ में है, अपनी औकात मत भूल और दिल में कोई गलत ख्याल मत ला। इसलिए मैं एक ऐसा अंधा बहरे नौकर बनने की एक्टिंग करता जो अपनी दुनिया में मस्त हो। जब वो मेरे सामने से छोटे कपड़ों में गुजरती तो मैं तुरंत अपना सिर झुकाकर टेबल साफ करने में जुट जाता। जब वो कोई चीज उठाने के लिए नीचे झुकती और उसकी छाती का उभार नजर आता तो मैं फौरन पलटकर किचन के चूल्हे की आंच ठीक करने लगता। लेकिन भाई बाय निंगबिंग जैसे जानबूझकर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। दिन बीतते गए। एक वीकेंड की दोपहर को बाय निंगबिंग तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। हे चांग, चलो मेरे साथ बाहर चलो, उसने अपने हाथ में 2 टिकटें लहराते हुए कहा। सिनेमा देखने चलते हैं, ऑफिस के किसी कलीग ने दी है, नहीं गए तो वेस्ट हो जाएंगी। उसका अंदाज बड़ा कैजुअल था, पर उसकी आंखों में एक शरारत थी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और उसके साथ चल दिया। हम थिएटर पहुंचे, टिकट ली और अंदर जाकर अपनी सीटों पर बैठ गए। लेकिन भाई जैसे ही फिल्म शुरू हुई और बैकग्राउंड में वो डरावना संगीत गूंजा, तब जाकर मेरे भेजे में बत्ती जली। साला ये तो हॉरर फिल्म थी। मैंने झटके से अपने बगल में बैठी बाय निंगबिंग को देखा। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर आ जा रही थी। फिल्म की कहानी बहुत तेज थी और एक के बाद एक खौफनाक सीन आ रहे थे। जब भी स्क्रीन पर कोई भूत अचानक आता या डरावनी आवाज गूंजती, बाय निंगबिंग का पूरा बदन कांप उठता और उसकी सिसकी निकल जाती। फिल्म शुरू हुए अभी 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि डर के मारे वो धीरे धीरे अपनी सीट से खिसक कर मेरी तरफ आ गई। उसकी बांह मेरी बांह से बिल्कुल सट गई थी और मैं उसके बदन की कपकपी महसूस कर सकता था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी ठंड लग रही है। एयर कंडीशनर बहुत तेज है। थिएटर में ठंड तो थी, पर मुझे अच्छे से पता था कि वो ठंड से ज्यादा डर के मारे कांप रही थी। तभी स्क्रीन पर एक बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन आया। बाय निंगबिंग के मुंह से एक चीख निकली, आह, और वो बिना सोचे समझे सीधे आकर मुझसे लिपट गई। भाई मेरा पूरा शरीर वहीं पत्थर बन गया। मेरे हाथ हवा में ही लटके रह गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहां रखूं। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। बस मेरे सीने से सटी उसकी वो नाजुक कांपती हुई काया और उसकी छुअन मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैंने कहा, अगर इतना डर लग रहा है तो मत देखिए ना। नहीं, टिकट के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, उसने अपना चेहरा मेरे सीने में छुपाते हुए दबी आवाज में कहा। लेकिन भाई उसका दूर हटने का कोई इरादा नहीं था। नतीजा ये हुआ कि बाकी की आधी फिल्म उसने लगभग मेरी बाहों में सिमट कर ही देखी। जब फिल्म खत्म हुई और थिएटर की लाइटें जली तो वो किसी झटके की तरह मेरी बाहों से दूर छिटक गई। उसका चेहरा शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो चुका था। चलो चलते हैं। वो अपनी सीट से उठी और लगभग भागती हुई बाहर निकली। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने दिल की धड़कनों को काबू किया और उसके पीछे पीछे चल दिया। घर लौटते वक्त गाड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो चुपचाप ड्राइविंग कर रही थी और मैं खिड़की के बाहर भागते हुए अंधेरे को देख रहा था। लेकिन थिएटर में उसकी वो मखमली छुअन और मेरे दिल की वो तेज धड़कनें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। मुझे लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली धमाका तो आधी रात को हुआ। रात के करीब 2 बजे जब मैं गहरी नींद में था, मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हे छांग, तुम सो गए क्या? बाहर से बाय निंगबिंग की सहमी हुई आवाज आई। मैं नींद से जूझते हुए उठा और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। वो उसी सिल्क की नाइटी में थी, ऊपर से एक हल्का सा श्रग डाल रखा था, पैर नंगे थे और उसकी आंखें किसी डरे हुए खरगोश की तरह लाल थीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिल्म के वो भूतिया सीन बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं तुम्हारे कमरे में नीचे फर्श पर बिस्तर लगाकर सो सकती? उसकी वो लाचार सूरत और ऊपर से उसका वो लिबास देखकर मेरे सिर की नसें फटने लगी। साला, एक जवान लड़का और एक खूबसूरत लड़की आधी रात
रात को एक ही कमरे में फर्श पर सोएंगे, ये कहाँ की समझदारी थी। लेकिन वो मेरी मालकिन थी, वो इंसान जिसने मेरी माँ के इलाज के लिए लाखों रुपए एडवांस दिए थे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को जितना हो सके नॉर्मल रखते हुए कहा, आप बेड पर सो जाइए, मैं नीचे फर्श पर सो जाता हूँ। उसने तुरंत मना किया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मैंने खड़े लहजे में कहा और अलमारी से एक्स्ट्रा गद्दे कंबल निकालने लगा। आप बॉस हैं, ऐसा कहीं नहीं होता कि बॉस फर्श पर सोए और नौकर बेड पर। उसने मुझे चुपचाप बिस्तर लगाते हुए देखा, उसने अपने होंठों को दांतों से दबाया, उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था। वो बोली, थैंक यू हीचा। वो दबे पांव बेड पर जाकर लेट गई। मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद कर दी और सिर्फ एक हल्की सी नाइट लैंप जलने दी। फिर मैं फर्श पर लेट गया और बेड की तरफ पीठ करके आंखें मूंद ली। गुड नाइट हीचे। बेड से उसकी मखमली और हल्की सी कांपती आवाज आई, गुड नाइट। मैंने भारी आवाज में जवाब दिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, बस हम दोनों की सांसों की आवाज आ रही थी। सन्नाटे में बेड पर उसके करवट बदलने और कपड़ों की सरसराहट की आवाज जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी। पता नहीं कितनी देर बाद बदन की थकान और दिमाग के उस तनाव के बीच मुझे गहरी नींद आ गई। नींद में मुझे एक सपना आया। मुझे लगा जैसे मैं अपने बचपन के दिनों में हूँ और अपनी पालतू बिल्ली को गोदी में लेकर बैठा हूँ। वो बहुत ही नर्म, गर्म और प्यारी थी। उसने मेरी गोदी में एक आरामदायक जगह ढूंढ ली थी और सुकून की आवाजें निकाल रही थी। मैंने अनजाने में ही अपनी बाहें और कस लीं, उस गर्माहट और उस मखमली एहसास को अपने सीने से और करीब लगा लिया। मेरा चेहरा उसके बालों से रगड़ खा रहा था और मुझे एक ऐसा सुकून मिल रहा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। भाई, वो सपना सच में बहुत हसीन था। उस रात के बाद से हमारे बीच का रिश्ता और भी ज्यादा पेचीदा हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे एक नया खिलौना मिल गया हो। वीकेंड्स पर वो मुझे किसी न किसी बहाने बाहर ले जाने लगी। वो कहती, जिंदगी का मजा लेना चाहिए, हमेशा घर में बंद नहीं रहना चाहिए। लेकिन भाई, हमारी हर आउटिंग में एक अजीब सा रोमांस घुला होता था। जब हम किसी आर्ट गैलरी में जाते तो वो एक बेहद टाइट वन पीस ड्रेस पहनकर आती और जैसे ही मैं किसी पेंटिंग को देखने के लिए नीचे झुकता, वो बिल्कुल सही मौके पर मेरे बेहद करीब आकर खड़ी हो जाती। जब हम किसी बड़े मॉल में महंगे कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाते तो वो ट्रायल रूम का पर्दा हटाकर अपनी कातिल आंखों से मुझे देखती और पूछती, हे क्वियांग, बताओ ना मुझ पर ये ड्रेस कैसी लग रही है। इन मुलाकातों और एक ही छत के नीचे रहने की वजह से मैं उसे अब और करीब से जानने लगा था। जब उसका मूड अच्छा होता तो वो अपने बारे में बातें शेयर करती। धीरे धीरे मुझे उसकी कहानी समझ आई। वो एक बहुत बड़े अमीर खानदान की लड़की थी। उसके पिता की एक बहुत बड़ी कंपनी थी और उनका रुतबा बहुत बड़ा था। लेकिन भाई, किस्मत का खेल देखो, कुछ साल पहले उसके पिता के साथ एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। भाई, किस्मत का खेल देखो, कुछ साल पहले उसके पिता को एक ऐसी जानलेवा बीमारी ने घेरा कि मौत से ठीक पहले उन्होंने अपनी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स दूसरों के नाम ट्रांसफर कर दिए। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के लिए इतनी दौलत छोड़ दी थी कि वो दोनों पूरी जिंदगी बिना कुछ किए ऐशो आराम से काट सकती थीं। इस सदमे से उसकी मां पूरी तरह टूट गई थी। इसीलिए वो अक्सर घर से बाहर देश विदेश घूमकर अपना दिल बहलाती थीं और घर बहुत कम आती थीं। इधर बाई निंगबिंग अपनी इस रईसों वाली पार्टियों और दिखावे की जिंदगी से पूरी तरह ऊब चुकी थी। उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए बस अपना टाइम पास करने के लिए उसने एक छोटी सी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। पर एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुमने पहले कोई प्रोफेशनल नौकर या बाई क्यों नहीं रखी? आखिर मैंने अपने दिल में छुपा वो सवाल पूछ ही लिया जो मुझे कब से परेशान कर रहा था। भाई, जिस अमीर घर की वो लड़की थी उसके लिए एक फोन पर बेस्ट से बेस्ट नौकरों की फौज खड़ी हो सकती थी। फिर उसने अपने घर को कबाड़ खाना क्यों बना रखा था और मेरे जैसे एक रंगे हाथों पकड़े गए चोर को काम पर क्यों रखा? ये सवाल सुनते ही गुलदस्ते में लिली के फूल सजा रहे बाई निंगबिंग के हाथ पल भर के लिए रुक गए। उसने अपना चेहरा थोड़ा घुमाया और मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था, थोड़ा खुद पर तंज था और कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। बाहर से आए हुए लोग भला तुम्हारे जितने वफादार और अपनेपन से काम करने वाले कहाँ होते हैं हेचंग? उसने बहुत हल्के अंदाज में कहा। उसकी नजरें कुछ सेकंड के लिए मेरे चेहरे पर टिकी रहीं, लेकिन उसने मुझे कोई सीधा जवाब नहीं दिया। खैर भाई, मेरे और बाई निंगबिंग के बीच की ये नजदीकियां और गर्माहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और तभी आया मेरा जन्मदिन। सुबह सुबह जब माँ का विश करने वाला मैसेज आया तो मेरा दिल थोड़ा भारी हो गया। मैं अपनी माँ को याद कर ही रहा था कि तभी बाई निंगबिंग बड़े रहस्यमय अंदाज में मेरे पास आकर फुसफुसाने लगी, हे क्वांग, आज मौसम कितना हसीन है ना, घर में मत बैठे रहो, चलो आज मेरे साथ बाहर घूमने चलो। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर से बाहर ले गई। भाई, वो पूरा दिन कमाल का था। ऐसा लगता था जैसे उसने पहले से ही सब कुछ परफेक्ट प्लान कर रखा हो। वो मुझे एक ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन में ले गई जहां जाने का मेरा हमेशा से मन था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं कभी टिकट नहीं खरीद पाया था। दोपहर में हम एक आलीशान रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में गए जहां हमने बेहद शानदार लंच किया और शाम को तो वो मुझे गेमिंग जोन में ले गई। वही गेमिंग जोन जो मुझे बचपन में बहुत पसंद था। बंदूक से निशाना लगाने वाले गेम में वो इतनी अनाड़ी थी कि उसका एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था, लेकिन भाई वो किसी स्कूल बंक करने वाली लड़की की तरह खिलखिलाकर हंस रही थी। जब सूरज ढलने लगा तो मेरे दोनों हाथों में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स थे जो सब उसने मेरे लिए खरीदे थे। मेरे पैर थक कर चूर हो चुके थे। उसने बड़े उत्साह से पूछा, चलो अब बताओ डिनर में क्या खाना है? आज मेरी तरफ से पार्टी है, रेस्टोरेंट तुम चुनो। मैंने अपने थक चुके पैरों को थोड़ा सहलाया और शहर की जगमगाती लाइटों को देखते हुए कहा, अगर बुरा ना माने तो क्या आज रात हम घर चलकर खाना खाएं? मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाता हूँ। मेरी बात सुनते ही बाई निंगबिंग पल भर के लिए चौंकी और फिर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सच? चलो फिर घर पर ही खाते हैं। हम पास के एक बड़े
सुपरमार्केट में गए। वो शॉपिंग कार्ट को ऐसे धक्का दे रही थी जैसे कोई छोटी बच्ची किसी मेले में आई हो। उसे जो भी सब्जी या सामान नया दिखता वो सीधे कार्ट में डाल देती और पूछती, क्या तुम्हें ये बनाना आता है? और ये वाला, आज मैं तुम्हारी सबसे स्पेशल डिश खाना चाहती हूँ। घर लौटकर मैं सीधे किचन में जुट गया। आज पहली बार वो सोफे पर आराम नहीं कर रही थी, बल्कि एक छोटी मधुमक्खी की तरह किचन में मेरे आसपास मंडराते हुए छोटी मोटी मदद करा रही थी। जब आखिरी सूप बनकर तैयार हुआ तो डाइनिंग टेबल किसी शाही दावत की तरह सज चुकी थी। एकदम रसीला मटन, भाप से पकती हुई खुशबूदार फिश और हरी भरी सब्जियां देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। तभी बाई निंगबिंग ने न जाने कहां से एक बेहद महंगी रेड वाइन की बोतल निकाली और उसे बड़े सलीके से खोलकर ग्लास में डालने लगी। वो मुस्कुराई और बोली, हमारे शानदार शेफ के लिए आज की मेहनत के लिए शुक्रिया। सामने सजी हुई थाली और टेबल के उस पार बैठी उस खूबसूरत लड़की को देखकर मेरे दिल का कोई कोना पूरी तरह पिघल गया। भाई, घर का ये एहसास मुझे सालों बाद महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने खाना खाने के लिए चम्मच उठाया, बाई निंगबिंग ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक शरारत और गहरी उम्मीद चमक रही थी। वो बोली, रुको, अभी सबसे जरूरी चीज तो बाकी है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। मैंने कहा, पर आज दिन भर में जो तुमने। अरे वो सब गिफ्ट नहीं थे। उसने मेरी बात काटी। वो अपनी सीट से उठी और मुझे खींचकर लिविंग रूम के सोफे पर ले गई। तुम बस यहाँ बैठो, अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल भी चीटिंग मत करना। उसका अंदाज ऐसा था कि मैं मना नहीं कर पाया। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल में उत्सुकता भी थी और हंसी भी आ रही था कि ये रईस लड़की अब क्या नया ड्रामा करने वाली है। मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई दी जो बेडरूम की तरफ जा रही थी और फिर दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज आई। समय बीतता गया। उस शांत कमरे में मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। आखिर वो कर क्या रही है? जब मेरा सब्र का बांध टूटने लगा और मैंने आंखें खोलने की सोची, तभी एक हल्की सी पायल की छनछनाहट गूंजी और साथ ही हवा में एक बेहद भीनी और पवित्र सी खुशबू बिखर गई जो उसकी रोज वाली परफ्यूम से बिल्कुल अलग थी। अब आंखें खोलो। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और शर्मिंदगी घुली हुई थी। भाई, जैसे ही मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, कसम से मेरी सांसें वहीं थम गईं और दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। लिविंग रूम की मध्यम रोशनी में बाई निंगबिंग मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन एक बेहद खूबसूरत पारंपरिक हानफू चाइनीज ट्रेडिशनल ड्रेस पोशाक में। आसमानी नीले रंग का वो रेशमी गाउन जिस पर धागों से बेहद बारीक कारीगरी की गई थी, उसकी लंबी आस्तीनें और हवा में लहराता उसका पल्लू। भाई, वो कमाल लग रही थी। जो लड़की रोज मॉडर्न और बोल्ड कपड़ीढों में घूमती थी, वो इस वक्त किसी पुरानी पेंटिंग से उतरी हुई अप्सरा जैसी लग रही थी, बिल्कुल पवित्र और इस दुनिया से परे। मुझे इस तरह हक्का बक्का देखकर वो थोड़ा शर्मा गई और उसके गालों पर लाली छा गई। उसने बेहद सुरीली आवाज में कहा, हिचांग, हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हारे लिए एक डांस पेश करना चाहती हूँ, इसे मेरा तोहफा समझकर स्वीकार करो। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, बैकग्राउंड में एक धीमा ट्रेडिशनल म्यूजिक गूंज उठा और वो संगीत की धुन पर थिरकने लगी। उसके वो लहराते हुए हाथ, वो घूमता हुआ गाउन, सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। माना कि वो कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं थी। कुछ स्टेप्स में वो थोड़ा हिचकिचा भी रही थी, लेकिन भाई, उसकी आंखों में जो गहरा अपनापन और मेरे लिए जो प्यार छलक रहा था, उसने मेरे दिल पर सीधा वार किया। मैं सोफे से टिका बस उसे देखता रहा। मन में एक ही ख्याल आया, मुझ जैसे मामूली इंसान की क्या औकात, जो आज किसी राजा महाराजा जैसी खातिरदारी का लुत्फ उठा रहा है। डांस खत्म हुआ, संगीत थम चुका था। अब कमरे में सिर्फ हम दोनों की तेज चलती सांसें थीं और हवा में एक गहरा अनकहा रोमांस घुल चुका था। वो अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर मेरी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, हिचांग, कैसा लगा? बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत। मेरी आवाज भारी और लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसमें मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। ये सुनते ही बाई निंगबिंग का चेहरा खिल उठा, जैसे उसकी आंखों में सारे सितारे उतर आए हों। वो आकर मेरे सामने बैठी और बोली, चलो अब खाना खाते हैं, देखते हैं हमारे शेफ ने आज क्या कमाल किया है। हम डाइनिंग टेबल पर लौटे। उसने खाना शुरू किया, लेकिन उसकी नजरें लगातार मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी। मैंने वाइन का ग्लास उठाया और उससे चीयर्स किया। उस ग्लास के टकराने की आवाज जैसे इस बात का इशारा थी कि आज की रात आम रातों जैसी नहीं होने वाली। खाना वाकई बहुत लाजवाब बना था। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। उधर मध्यम रोशनी और वाइन के असर से उसकी नशीली आंखें और भी ज्यादा कातिल लग रही थी। भाई, वैसे तो मेरी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है, मैं अच्छी खासी शराब भी बचा जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज सिर्फ कुछ घूंट रेड वाइन अंदर जाते ही मेरे दिमाग पर एक बहुत भारी नशा छाने लगा। मेरा सिर चकराने लगा और सामने की चीजें धुंधली होने लगी। सामने बैठी मुस्कुराती हुई बाई निंगबिंग का चेहरा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई जादुई रोशनी पड़ रही हो। मेरे शरीर के अंदर जैसे कोई आग लग गई थी। गला सूख रहा था और दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। मैंने अपना सिर झटका ताकि होश में आ सकूं, लेकिन वो चक्कर बढ़ता ही गया। क्या हुआ हिचांग, क्या ज्यादा हो गई? बाई निंगबिंग की आवाज मेरे कानों के बिल्कुल पास गूंजी। वो अपनी सीट से उठकर मेरे बेहद करीब आ चुकी थी। उसकी गर्म सांसें मेरे कानों को छू रही थी। मैंने भारी नजरों से ऊपर देखा और सीधे उसकी आंखों में झांका, लेकिन भाई, इस बार उसकी आंखों में वो पुराना संकोच या डर नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक ऐसी शरारत और कामयाबी की चमक थी जैसे किसी बिल्ली ने चुपके से दूध की मलाई मार ली हो। तभी मेरे धुंधले दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल कौंधा, साला इस वाइन में कुछ मिलाया गया है। लेकिन भाई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे बदन ने काम करना बंद कर दिया। मैंने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पैर लड़खड़ा गए और मैं सोफे पर गिर पड़ा। हाथ उठाने तक की ताकत नहीं बची थी। पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही थी। होश खोने के ठीक आखिरी पल में मुझे धुंधला सा दिखाई दिया कि बाई निंगबिंग खड़ी हुई। उसके चेहरे पर शर्म और जीत का एक अनोखा रंग था। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी उस खूबसूरत पोशाक की कमर पर बंधी डोरी को धीरे
धीरे से खोल दिया। रोशनी में उसके गोरे कंधे चमक रहे थे। वो मेरे ऊपर झुकी, अपनी खुशबूदार उंगलियों से उसने मेरे तपते हुए माथे को छुआ और धीरे से कुछ बुदबुदाई। मेरी बंद होती आंखों के सामने जो आखिरी नजारा था वो थी उसके होठों पर सजी एक बेहद बोल्ड, कामयाब और खूबसूरत मुस्कान। और फिर मेरे सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। जब अगली सुबह मेरी आंखें खुली तो खिड़की से आती तेज धूप मेरी आंखों पर चुभ रही थी। मेरे सिर में असहनीय दर्द था। मैंने कराहते हुए आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। ऊपर एक आलीशान झूमर लटका था और नीचे का बिस्तर बेहद मखमली था। भाई, ये वो गेस्ट रूम नहीं था जिसमें मैं सोता था। तभी मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने झटके से बगल में देखा और मेरी सांसें वहीं अटक गईं। मेरे ठीक बगल में बाइनिंग बिंग सो रही थी। चादर उसकी कमर तक सरकी हुई थी जिससे उसके नंगे कंधे और खूबसूरत कॉलर बोन साफ नजर आ रहे थे। भाई, मेरे दिमाग में जैसे कोई बम फटा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया, साला सांस लेना तक भूल गया। ठीक उसी वक्त उसने एक हल्की सी कराह ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसकी नजरें मेरी हैरान और डरी हुई आंखों से मिली, वो पहले तो थोड़ी चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसके गालों पर शर्म की गहरी लाली दौड़ गई। उसने तुरंत चादर को ऊपर खींचा और अपने चेहरे को आधा छुपा लिया। अब सिर्फ उसकी वो पानी जैसी चमकदार आंखें चादर के बाहर से मुझे देख रही थीं। उस नजर में थोड़ी सी घबराहट थी, थोड़ी शर्म थी और एक छिपी हुई शरारत थी। और फिर भाई, अचानक वो चादर से बाहर निकली, मेरे करीब आई और उसने अपने नर्म और नाजुक होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। वो एक बेहद छोटा और कशिश से भरा किस था। तुरंत ही वो पीछे हटी और अपना जलता हुआ चेहरा वापस तकिए में छुपा लिया। चादर के अंदर से उसकी कांपती हुई लेकिन पूरी तरह से पकी आवाज आई, अच्छा, जिस दिन तुमने मेरे घर में घुसकर सफाई की थी ना, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि अब तुम्हें जिंदगी भर मेरी और इस घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।